हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू संभो यस वी कैन। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ आरपीएससी के लिए। जो आप देख सकते हैं कि जो जीएस का पेपर है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको वीडियोस मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट आता है आपके राजस्थान जीएस में, तो वो आता है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री से संबंधित जो पहले वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगी। 15 से 20 मिनट की एक वीडियो रहेगी, तो लगातार वॉच करिए। और जिन बच्चों को इनरोल करना है, आप अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो मैं यही कहूँगी कि संभो यस वी कैन, यू कैन सी दिस संभो यस वी कैन, ये ऐप है। तो इसको गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के उसे डाउनलोड करिए, वहाँ पर आप इनरोल कर लीजिए कोर्स को। सोशियोलॉजी का पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है, सिर्फ 999 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनरोल करिए और हमारी जो साथ में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करना और एंड साथ ही साथ में जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। दोनों पर ही इक्वली आप लोगों को ध्यान देना है, जैसा कि मैं बार बार ये कहती रहती हूँ। और जो आपके अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है फिर भी आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो इन सारी चीज़ों पर इक्वली ध्यान देते हुए, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, और आप देखते हैं कि इसमें पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, तीनों पेपर हैं आपके आरपीएससी में। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि आज अपनी इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी। जैसे मैंने बताया कि इंडिया जो राजस्थान की जो हिस्ट्री है, उसके बारे में, या जो वहाँ की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन रही है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर सबसे पहला टॉपिक यही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर इन शॉर्ट। जितनी ज़्यादा जो फैक्ट्स हैं उनको हम कवर कर पाएंगे अपने वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो सभ्यता आती है प्राचीन सभ्यताओं में से, वो है कालीबंगा। कालीबंगा आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो सिविलाइजेशन है उसमें आपको कालीबंगा यानी कि काली चूड़ियों, जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। तो स्थान कौन सा है हम यहाँ पर देख लेते हैं, राजस्थान का ही स्थान है। तो हनुमानगढ़ स्थान है। एक मिनट मैं इसको चेंज कर लेती हूँ पहले। तो हनुमानगढ़ स्थान है इसका, कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी। नदी कौन सी है? सरस्वती। वर्तमान में इसे गंगा नदी कहा जाता है। खोज किसने की? 1951-1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। उत्खनन किया गया था 61 to 69 में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। 9 स्टेप में जो ये जो उत्खनन कार्य है वो किया गया था। आप जानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट का काम यही होता है। तो शाब्दिक अर्थ जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि काली चूड़िया होता है। कालीबंगा की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से अपने स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रमुख अवशेषों के बारे में बात की जाए तो वर्गाकार आकृति में बसी हुई जो ये नगरीय सभ्यता ये हमें देखने को मिलती है। पहला पॉइंट है नगर के बीचों बीच समकोण पर बनी जो कच्ची और पक्की सड़कें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। सड़कों के बीच में बने हुए चौराहों को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। और सड़कों के किनारे बने मकानों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं। गलियों में पानी निकालने के लिए पक्की और ढली हुई नालियाँ। तो देखिए कितनी सभ्यताएं विकसित हुआ करती थी हमारे पहले अगर सभ्यताओं की बात की जाए तो। आज जबकि आप देखेंगे जरा सा बरसात हो जाती है, एक दो दिन लगातार हो गए, तब देखिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि पूरा नाला ही बन गया हो, पूरा नदियाँ ही बह रही हैं आसपास। लेकिन उस समय देखा जाए तो वह बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में तब भी बनते थे जो घर वगैरह हुआ करते थे। पक्की और ढली हुई नालियाँ दिखाई देती हैं। 7 हवन वेदिकाएं प्राप्त हुई जो धार्मिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करने का काम करती। काली चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए जिसके आधार पर सभ्यता को नाम दे दिया गया कालीबंगा। ईंटों का बना हुआ अलंकृत फर्श और पशु पक्षियों की मूर्तियां प्राप्त हुई। विशेष प्रकार के छिद्रित तंदूरी चूल्हे प्राप्त हुए। यहाँ से ऊँट की हड्डी का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ और छिद्रित कपाल खंड प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कालीबंगा से कौन कौन से चीज़ें प्राप्त हुई, इस तरीके से मैच द लिस्ट है, इस तरीके से आ सकता है। तो इन सारी फैक्ट्स पर आपको ध्यान देते हुए चलना होगा। तो एक छिद्रित
कपाल खंड प्राप्त हुआ जो शल्य चिकित्सा का प्रमाण है, मतलब किस तरीके से शल्य चिकित्सा वहाँ पर हुआ करती थी। और 6 खंडों में विभक्त लाल धूसर रंग के मृदभांड, कुमार का चाक तथा गोलाकार कुआं भी यहाँ पर देखने को मिला है। ईंटें यहाँ पर कैसी प्राप्त हुई हैं, तो हम देखें यहाँ से कच्ची, पक्की और अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई। इन ईंटों का प्रयोग भवन, सड़क, नाली निर्माण में और साज सज्जा में किया जाता है। खेतों का भी यहाँ पर हमें मिलता है अवशेष। तो विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए जो खेत हैं, अब ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखिए कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले जो जुते हुए खेत हैं वो उसके जो अवशेष मिले वो कालीबंगा में ही मिले। इन खेतों को ग्रेड जाल पद्धति पर 2 बार जोता गया है। संभवतः यहाँ पर चना और सरसों की फसल एक साथ बोई जाती थी। मुहरें जो प्राप्त हुई हैं वो देख लेते हैं। तो कालीबंगा से एक सींग वाले बैल की मिट्टी और टेराकोटा की जो से बनी जो मोहरें हैं वो प्राप्त हुई। ऐसी ही मोहर 1919 में टेस्टी टोरी ने बीकानेर के सोथी से प्राप्त की थी, जिसके कारण सोथी को प्रथम कालीबंगा भी कहा जाता है। भूकंप, तो इस सभ्यता के पतन का कारण क्या रहा होगा, तो ये कहा गया कि भूकंप संभवतः जो ये इस सभ्यता का पतन हुआ है भूकंप की वजह से हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। तो ऋग्वेद में कालीबंगा और सरस्वती नदी का जो उल्लेख है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता क्या है, तो स्थान इसका उदयपुर है, आप देखेंगे। और नदी कौन सी है, अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिए कि हर एक सभ्यता जो है वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जो हम सर्वाइव कर पाते हैं वो हम कर पाए हैं नदियों के किनारे ही, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें अपना जीवन कहीं ना कहीं बचाना है। तो उसके पास ही आस पास में जल ही जीवन है, जाहिर सी बात है। तो खोजकर्ता की बात की जाए तो अक्षय कीर्ति व्यास हैं, जिन्होंने 1953 में इसकी खोज की, उत्खनन किया गया। RC अग्रवाल के द्वारा HD सांकलिया भी इसमें शामिल थे, 1956 में किया गया। एंड उपनाम इसका क्या है, बनास सभ्यता भी इसे कहा जाता है। आहट सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है, ताम्रवती भी कहा जाता है, ताम्रवती नगरी, और आघाटपुर प्रेत नगरी भी कहा जाता है। तो ये इसके नाम हो गए उपनाम। प्रमुख अवशेष की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बस्ती नुमा जो बसावट है आहड़ सभ्यता में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो सभ्यता देखी गई वो ग्रामीण सभ्यता देखी गई। खंडित हवन वेदिका तथा उसके पास से हड्डियों, जौ, तिल, पीली सरसों के जो अवशेष है वो यहाँ पर मिले। यहाँ पर जो सभ्यता के अवशेष मिले हैं उससे पता चलता है कि बलि प्रथा का प्रचलन था, यहाँ पर मांसाहारी जनजीवन था। और लाल, भूरे और काले रंग के मृदभांड, जिन्हें गौरे व कोठ कहा जाता था, ये मृदभांड के नाम है, गौरे और कोठ कहा जाता था, तो वो मिले हैं। और रसोई घर से ताम्र के बने हुए भोज्य पात्र तथा 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। सामूहिक जनजीवन का प्रचलन था, यहाँ पर सामूहिक तौर पे सब जनजीवन चलता था। पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत हुआ करता था। तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं तथा 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। विदेशी, इससे ये पता चलता है कि विदेशी व्यापार का प्रचलन था। टेराकोटा की बनी हुई वृषभ आकृति वाली मोहरें, जिसे बनासियन बुल कहा गया है, वो मिली यहाँ पर। मकानों की छत बांस की लकड़ियों से ढकी हुई तथा उनके ऊपर मिट्टी का लेप किया गया था। यहाँ से ताम्र कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो सभ्यता है 4000 वर्ष पुरानी है। गोपीनाथ शर्मा ने इसे 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य माना है। नेक्स्ट जो है सभ्यता वो कौन सी है, तो देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर सभ्यता की बात की जाए, गणेश्वर सभ्यता है, जिसका स्थान है नीम का थाना, सीकर में है ये। खोज की वीरेंद्रनाथ मिश्र ने 1977 में। उत्खनन का जो कार्य है वो किया गया RC अग्रवाल के द्वारा 1977 में ही। नदी कौन सी, किस नदी के किनारे ये सभ्यता हमें मिलती है, कांतली नदी थी जिसके किनारे हमें ये सभ्यता देखने को गणेश्वर सभ्यता मिलती है। और गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तथा आहड़ को ताम्रवती नगरी और सभ्यता और खेतड़ी को ताम्र नगरी कहा जाता है, ये ध्यान देने योग्य है। प्रमुख अवशेष कौन से मिले हैं, तो कांतली नदी के दोनों तरफ बसी हुई ये सभ्यता थी। और साथ ही में हम देखते हैं ग्रामीण सभ्यता यहाँ पर देखने को मिलती है। नदी के दोनों तरफ पत्थर के बांध जो विश्व का पहला उदाहरण है, ठीक है, पहला उदाहरण है इस गणेश्वर सभ्यता का,
ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नदी की तलहटी में हिरण, केकड़ा, बारहसिंगा मछली के अवशेष मिले हैं। कच्चा और पक्का मांस तथा कच्चे चूल्हे मिले हैं। यहाँ पर ताम्र को गलाने वाले उपकरण तथा औजार बनाने के कारखाने मिले हैं। ताम्र के बने हुए प्रमुख हथियार जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, तीर, त्रिशूल, मछली पकड़ने के कांटे, ये सब कुछ मिले हैं। ताम्र की बनी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जैसे हम कहते हैं कांच, कंघी, सुरमेदानी, ये सब कुछ मिली हुई है। और ताम्र के बने हुए ही भोज्य पात्र मिले हैं। पशुपालन यहाँ का भी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत हुआ करता था। और ये जो सभ्यता है ये माना गया कि ये 2700 ईसा पूर्व सभ्यता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता का स्थान क्या है? तो बैराट सभ्यता का जो स्थान है वो जयपुर है। नदी बाणगंगा नदी के किनारे। खोज किसने की? कैप्टन बर्ट ने की। 1837 में उत्खनन का कार्य किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। 1936 टू 1937, 1936 से 1937 के बीच में। अब अगर हम इस सभ्यता की बात करें, जो बैराट सभ्यता है, इसके कौन कौन से अवशेष और क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रमुख अवशेषों की बात की जाए तो बीजक की पहाड़ी पहली चीज। भाबरू शिलालेख यहाँ पर मिला विराटनगर के भाबरू गांव से। 1837 में कैप्टन बर्ट ने अशोक का एकमात्र बेलनाकार शिलालेख प्राप्त किया था। ये जो शिलालेख है अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण हमें यहाँ पर मिलता है। इस शिलालेख से 7 बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में ये जो शिलालेख है वो कहाँ रखा गया? तो कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। मुद्राएं कैसी प्राप्त की गई हैं यहाँ से, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बीजक की पहाड़ी से एक चमकीले मृदभांड जिस पर स्वास्तिक का चित्र बना हुआ था से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से 8 मुद्रा चांदी की थी और 26 मुद्रा इसमें यूनानी दिखाई देती है। यूनानी मुद्रा जो प्राप्त होती है तो उसे ये साफ तौर पे पता चल जाता है कि विदेशों से भी जो संबंध है उस समय हुआ करते थे। ये जो उनमें से जो 26 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं जो प्राप्त हुई यूनान के शासक मिनेंडर की काल की हैं। फिर वेनसांग जो है से संबंध क्या रहा? तो चीनी यात्री का आगमन बीजक की पहाड़ी पर हुआ था। वेनसांग ने यहाँ रह करके 5 बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। वेनसांग ने बैराट में 8 बौद्ध मठों के अवशेष मिले हुए हैं। बैराट से मिले अवशेषों के आधार पर प्रमाणित होता है कि हीनयान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा था। गणेश डूंगरी, यहाँ से खंडित गोल गुंबद वाले बौद्ध मठों के अवशेष प्राप्त हुए। यहीं से 1872 में लोहे के संदूक में महात्मा बुद्ध की खंडित प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। भीम डूंगरी, यहाँ से महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। और विराटनगर, यहाँ से लोहे के औजारों और लोहे को गलाने वाली जो भट्टियाँ हैं वो प्राप्त हुई। यहाँ से मिले औजारों में भाला प्रमुख हथियार था, जिसे हारपुन नाम दिया गया है। और बैराट से मिलता जुलता भाला भरतपुर के घना पक्षी विहार के मल्हा गांव से भी प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो सभ्यता आती है बागौर सभ्यता आती है। और बागौर जो सभ्यता है भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल बागौर में स्थित है। इसकी खुदाई की गई 1967 से 1971 के मध्य वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा। और बागौर से पाषाण कालीन पत्थर के औजारों के विशाल भंडार मिले हैं, जो भारत में पाषाण कालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार है बागौर। ठीक है, पाषाण कालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ जली हुई हड्डियाँ मिली। अब ये चीज़ें जो है नोटेबल हैं, इनको नोट करिएगा, ध्यान में रखिएगा। 5 नर कंकाल यहाँ से मिले हैं। मांस के भुने जाने के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। उसके बाद में 6 नंबर पर आता है बालाथल सभ्यता। उदयपुर जिले में स्थित बालाथल ग्राम में 1993 में वीरेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व में जो उत्खनन कार्य है वो किया गया। बालाथल उत्खनन में हड़प्पा संस्कृति से समानता रखने वाले मृदभांड मिले हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि बालाथल जब उत्खनन हुआ तो यहाँ पे हड़प्पा कालीन जो है हड़प्पा संस्कृति से समानता रखने वाले जो बर्तन हैं वो मिले हुए हैं, जो बालाथल का हड़प्पा सभ्यता से निकट संपर्क का परिणाम था। ताम्र पाषाणिक स्थल बालाथल से तांबे के विभिन्न उपकरणों सहित तांबे के सिक्के भी मिले हैं, जिन पर हाथी और चंद्रमा की जो आकृतियां हैं खुदी हुई है, उत्कीर्ण है। खुदाई में हाथ से बुने हुए कपड़े का टुकड़ा भी मिला है, जो लगभग 500 ईसा पूर्व का है। बालाथल की खुदाई में लोहे के औजार व लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली है। तो ये हो गया बालाथल।
और उसके बाद में जो नेक्स्ट सभ्यता आती है वो है नगर यानी टोंग। नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। ये मालो जनपद का प्रमुख स्थान था। खुदाई में 6000 तांबे के सिक्के मिले हैं जो मालो जनपद के हैं। नगर से सुंग कालीन स्लेटी पत्थर से बनी हुई महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा, कुषाण कालीन रथी कामदेव की मूर्ति प्राप्त हुई है और पत्थर पर मोदक के रूप में गणेश का अंकन किया गया है। कमल धारण किए हुए लक्ष्मी की प्रतिमा भी मिली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं, यहाँ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर 8 नंबर पे आता है गिलोन। राजसमंद जिले में स्थित गिलोन कस्बे में बनास नदी के किनारे 2 टीलों की खुदाई 1957 से 1958 में बीबी लाल के नेतृत्व में हुई थी। यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले। इस सभ्यता का 1700 से 1300 ईसा पूर्व इसे माना जाता है और यहाँ से काले रंग के चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्राएं तथा चकत्तेदार हिरण का अंकन मिला है। फिर आता है नगरी, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। नगरी राजस्थान में उत्खनित प्रथम स्थल माना जाता है। नगरी जो है प्रथम स्थल माना जाता है, जो कि राजस्थान में जहाँ पर खुदाई हुई। और हुई कब थी खुदाई, तो ये देखिए 1904 में DR भंडारकर के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। नगरी को प्राचीन काल में माध्यमिक नाम से जाना जाता था। नगरी की खुदाई में लेखांकित पाषाण खंड, मृण्मय कलाकृतियाँ और मूर्ति खंड तथा गुप्त युगीन एक मंदिर जिसमें शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित थी आदि मिले हुए हैं। यहाँ से 5वीं शताब्दी में निर्मित नटराज शिव की मूर्ति भी प्राप्त हुई, जो राजस्थान में नटराज की मूर्ति का निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य है। तो नगरी चित्तौड़गढ़ पहला ऐसा स्थान है जहाँ पर खुदाई हुई है, प्रथम उत्खनन स्थल के रूप में जाना जाता है। फिर 10 नंबर पे आता है रंग महल, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित रंग महल की खुदाई 1952 में स्वीडन की पुरातत्वविद डॉक्टर हन्ना रेड के निर्देशन में हुआ था और यहाँ की सभ्यता कुषाणकालीन और पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के ही समान है। रंग महल से घंटाकार मृदपात्र, टोटीदार घड़े, प्याले, कटोरे, बर्तनों के ढक्कन, दीपक, दीपदान आदि प्राप्त, बहुत सारा सामान प्राप्त हुआ। मतलब रंग महल नाम ही है भाई। तो यहाँ से अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई जिसमें गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का अंकन जो है वो सब प्रमुख तौर पर देखा जाता है। ये मूर्तियाँ गांधार शैली की है। फिर हम देखते हैं नोह, जो कि भरतपुर में है। भरतपुर जिले में नोह गांव में 1963 से 1964 में श्री रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में की गई खुदाई में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ उत्खनन में 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। लोहे से कच्ची ईंटों में से बना एक परकोटा जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है, लाल रंग के साधारण बर्तनों के टुकड़े, मित्र शासकों के तांबे के सिक्के आदि प्राप्त हुए हैं। प्रस्तर यानी कि पत्थर निर्मित विशालकाय यक्ष प्रतिमा, जाख बाबा जिसे कहा जाता है, जो सुंगकालीन मानी जाती है, नोह से प्राप्त महत्वपूर्ण कलाकृति है। फिर उसके बाद में रैढ़ भी है। रैढ़ जो है वो टोंक जिले में स्थित है। रैढ़ से 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2य शताब्दी ईसा पूर्व तक के जो अवशेष है प्राप्त हुए हैं। रैढ़ प्राचीन भारत के टाटा नगर के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ से लगभग 3000 आहत मुद्राएं मिली हैं, जिनमें मालो तथा मित्र शासकों और अपोलन ट्रस्ट का सिक्का तथा इंडोसिनियन सिक्के प्रमुख हैं। रैढ़ जो कि टोंक में है। नेक्स्ट जो है आप देखेंगे नलियासर, जो कि जयपुर में स्थित है। जयपुर जिले में सांभर के पास स्थित नलियासर से खुदाई में आहत मुद्राएं उत्तर इंडोसिनियन सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के, गुप्त युगीन चांदी के जो सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो खूब ढेर सारे सिक्के नलियासर से प्राप्त हुए और नलियासर से प्राप्त सामग्री के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि ये जो स्थल है वो 3री शताब्दी पूर्व से चौहान युग तक की संस्कृति का केंद्र रहा है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। ओझियाना, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। ओझियाना के उत्खनन में प्राप्त मृद पात्र जो है परंपरा एवं भवन संरचना के आधार पर इस संस्कृति का विकास 3 चरणों में हुआ माना जाता है। यहाँ से प्राप्त पूरा सामग्री में वृषभ तथा गाय की जो मृण्मय मूर्तियाँ हैं वो मिली हैं, खिलौने मिले हैं, गाड़ी के पहिए मिले हैं, सिलबट्टा मिला है, प्रस्तर हथौड़ा मिला है, गोल छेद वाला पत्थर आदि प्रमुखतया यहाँ पर देखा जाता है। तो ये तो हो गया। फिर हम देखते हैं सुनारी नाम आता है। झुंझुनू में जो है तो खेतरी तहसील के सुनारी गांव में कांतली नदी के तट पर खुदाई में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए। ये भारत की प्राचीनतम भट्टियां मानी जाती हैं। यहाँ से लोहे के तीर प्राप्त हुए। देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी यहाँ पर उत्खनन कार्य या जितनी भी सभ्यताएँ हैं उसमें कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो सब में लगभग अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना होगा, क्योंकि अगर मान लिया आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ,
यहाँ से क्या चीज़ है, या ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको फिर इसका आंसर देना पड़ेगा। मतलब ना जानकारी होनी चाहिए, अगर आपके सिलेबस में तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना ही होगा। तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, तो लोहे के तीर हैं, भाले के अग्रभाग हैं, लोहे का कटोरा तथा कृष्ण परिमार्जित पात्र भी मिले हैं, जो मौर्य युगीन माने जाते हैं। सुनाई के निवासी चावल का प्रयोग करते थे, घोड़ों से रथ खींचते थे तथा साधारण मकान में रहते थे। यहाँ मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ और धान संग्रह का कोठा भी मिला हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है आपका तिलवाड़ा, जो कि बाड़मेर में है। तो लूनी नदी के तट पर स्थित तिलवाड़ा की सभ्यता का जो काल माना जाता है वो 500 से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ये तो हो गया तिलवाड़ा। उसके बाद यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा थैंक यू है आपके लिए जिन्होंने देखा। और ये सभ्यताएं हैं जो कि 16 नंबर तक 16 सभ्यताएं हैं लगभग, जो कि हमने डिस्कस की यहाँ पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो इस तरीके से वीडियो वॉच करते रहिए, और जो भी जानकारी आपको लगे आप नोट डाउन भी करते जाइए साथ साथ में। और साथ ही मैं ये भी कहूँगी, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फटाफट, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।